अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। छोड़ो मुझे, मैं कह रहा हूँ छोड़ो। यारम यारम आली, मैं बाप हूँ तुम लोगों का, मुझे छोड़ो, मैं कह रहा हूँ, मैं बर्बाद कर दूंगा साबा। हंस कम जहाँ पाक, वो हाथ जोड़ते हुए बड़े मजे से कहता हुआ पीछे मुड़ा था, जहाँ पर मीर आंखों में हों लिए उसे देख रहा था। जब भी वो बोलते हुए कुछ रुका था। बड़ा ही थका देने वाला दिन था आज तो। मैंने तुम्हारा साथ जितना देना था दे दिया, अब आगे तुम जानो या तुम्हारा मुजरम। दोनों हाथ सीने पर बांधे वो बिल्कुल के सामने आकर खड़े होते हुए साथ लहजे में बोला था। मैं यहाँ तक खुद भी पहुंच सकता था, साहिल को किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। अच्छा, उसे समझने के अंदाज में साहिल लाया। अगर मेरी सपोर्ट ना होती तुम्हें तो तुम अभी यूं सिगरेट के धुएं ना उड़ा रहे होते, बल्कि खुद अड़े हुए होते। वो अभी तंसिया लहजे में बोला था। मगजमारी का मूड नहीं है, बेहतर है अपना तशवीर का टोकरा उठाओ और जाओ, सुकून चाहता हूँ मैं। सिर से टेक लगाए बेजार लहजे में बोला था, जबकि बाकी सब खड़े हैरत से इन दोनों को देख रहे थे। जो इतना बड़ा मसला है, जाने के बाद कैसे खुद टॉम एंड जेरी बने हुए थे। इतने बड़े वाक़े का असर तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मीर आली तुम्हारे या किसी दूसरे मूड के मुताबिक नहीं चलता, मीर सख्त लहजे में कहता हुआ जरा मुड़ा था। उसकी पहली नजर बिया पर गई और फिर वो साल की तरह मुड़ा था। एक अनजाना सा डर उसे लगा था बिया के दूर हो जाने का। तुम भी मेरे बेटे हो साहिल जैसे ही हो आली, तुमने बहुत ही साथ दिया। अगर जो तुम उसके साथ ना होते तो ना जाने क्या हालात होते। मैं शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा। अरे नहीं अंकल, मैंने आपका साथ नहीं दिया, मैंने तो सच का साथ दिया और शुक्रिया कहकर शर्मिंदा ना करे। भोपाल में उन्हें टोकते हुए बोला था। नजरें बार बार उनके सीने से लगी बिया पर जा रहे थे। तुम एक अच्छे और समझदार लड़के हो, मुझे यकीन है तुमने मेरी बेटी का ख्याल रखा होगा। उसका कांधा थपथपाते वो एक बार फिर बोले थे। जी। वह फकत इतना ही बोला था। पिया दिलावल हील से दूर हटती साल की तरफ बढ़ते। मेरी शहजादी। वह उठकर उसके पास आया था। मैंने कहा था ना कि जरूर आऊंगा लेने, देखो आ गया हूँ। अब हम हवेली चलेंगे, तुम जानती हो तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज है। वो उसको सीने से लगाया कुछ और भी कह रहा था, मगर जाने की बात पर वो मीर को देख रही थी जिसकी उसकी तरफ कमर थी। गुड़िया, सुन रही हो ना? सैर के झंझोड़ने पर उसने सर उठाकर साल को देखा था और फिर मुस्कुराते हुए सर हाँ में हिलाया था। माहम का ख्याल आते ही वो चौंक उसकी तरफ मुड़ा था। वो उससे भी भूल गया था। वो जारम के साथ खड़ी उसके बाजू पर चिरा रखे उसकी तरफ देखती मुस्कुराकर किसी बात का जवाब दे रही थी। उसका दिल जोर से धड़का था। क्या वो चली जाएगी? सोचते हुए उसने गहरा सांस खारिज करते हुए सर झटका था। वो अफवाह को दूर करते उसे कुर्सी पर बैठाया था और खुद दिलावर ही की तरफ बढ़ा था। बाबा, अब हमें जाना चाहिए, रात बहुत ज्यादा हो गई है। हाँ, बात तो तुम्हारी वाकई दुरुस्त है, काफी वक्त हो गया, अब हमें जाना चाहिए। तो मीर आली साहब, उसने नाम पर काफी जोर दिया था क्योंकि मामला साफ क्लियर हो चुका है। मामला साफ हो गया, क्लियर हो गया, तो अब अफाफ हमारे साथ जाएगी। वनी में लिया था ना उसे। उसका लहजा एकदम सर्द हुआ। तुम्हारी बहन जिंदा सलामत तुम्हें मिल गई है, खून बहा का मामला खत्म हुआ। खून बहा? वो हंसा और दो कदम के पास आया था। वनी नहीं है वो, मेरी बीवी है, मीर आली की बीवी, और तुम लोग के साथ कहीं नहीं जाएगी, कहीं भी नहीं, जब तक मैं ना कहूं। सोचना भी मत। वो साहिल हिल की बहन है, साहिल हिल की, जिस पर बड़ी महफिल में वनी का दब्बा लगा। तुम उसे बीवी मानते होगे, मगर वो दुनिया के सामने एक वनी है। पहले मैं बेबस हो गया था, मगर अब साहिल ऐसा नहीं होने देगा, कभी नहीं। उसने हनकोड़ा भरा। तुम्हारी बहन काफी उदास हो गई है, वो क्या है ना कि जाना नहीं चाहती, तुम्हारा क्या ख्याल है? उसे साफ सुलगा गया था। आली, वो चीहा था गुस्से के बाद। साहिल के घुराने और आली के हंसने पर सब भी उनके जाने मतवज्जो हुए थे। क्या हुआ है साहिल बेटा? जावल ही ने इधर ही खड़े खड़े पूछा था। नहीं बाबा साईं, कुछ खास नहीं, बस कुछ लोग खुश फहमी में मुतला थे। हकीकत को खुश फहमी का नाम देकर खुद को तसल्ली दे रही हो। मुठियां बीतते साहिल ने बामुश्किल जब्त किया था। आज ले जाओ, मगर बहुत जल्द मैं लेने आऊंगा उसे। एक दुनिया के सामने अपनी इज्जत को इज्जत दूंगा। पल में संजीदा होते वो दो टोक लहजे में बोला था। साहिल ने गौर से उसको देखा। वहीं दिल कुछ मुतमिन हुआ था। उसको इधर ही छोड़े हैं आगे बढ़ा था। जितना मिलना हुआ मिल लो, मैं बहुत जल्दी आऊंगा लेने तुम्हें, उसके बाद कहीं नहीं जाने दूंगा। नरम लहजे में कहते हुए कदम और आगे बढ़ता। मुझे तुम्हारी आदत शिद्दत से सदाई की बिया। दूर खड़ा सैल उसके एक एक तासर को काफी गौर से देख रहा था और फिर वो भी उसके पास आता, उसका हाथ पकड़कर सबके पास पहुंच गया था। अब हम चलते हैं, तुम लोग भी पहुंचो हवेली। दिलावर ही चारम से हाथ मिलाते हुए बोले थे। सबको छोड़े वो माहम को देखे जा रहा था। दिल किया था कि रोक ले, मगर सिर्फ चाह ही सका। ये मेरी बेटी है, उसको लेने आऊंगा और पूरे रस्म रिवाज के साथ लेकर आऊंगा। महान के साथ पर हाथ रखते उनने मोहब्बत से कहा था। वो पिछली सी पर साहिल हिल के कंधे पर सर रख के बैठी हुई थी। अफाफ कितनी जिद्दी हो गई है ना। सरप्राइज का अभी बता दिया तो क्या सरप्राइज हुआ? सरप्राइज का तो उसने एक बार कहा था, मगर वो हर दूसरी बात के बाद यही बोले जा रहे थे। हाँ, डांट ले,
कोई खुशी तो है नहीं ना, मासूम सी बहन वापस आई है, वो भी पूरे 2.5 महीने के बाद। वो हफ्की से बोले। साहिल लाला, उसे साहिल की हल्की हल्की दाढ़ी के बाल बाल मुश्किल से पकड़ते हुए खींचते थे। उसको देखते हुए बोला था। आज वो काफी मुतमिन था। वो माहम से आपने, मेरा मतलब है कि वो मेरी भाभी बन गई या क्या? उसे समझ ना आया कि क्या पूछे, जब भी बौखलाते हुए बोले थे। गुड़िया, बहुत बड़ी कहानी है, हवेली चलकर सुनाऊंगा। उसने टालना जवाब। अच्छा? वो अफसुदा हो गए थे। हाँ जी, तुम्हारी भाभी है। आप खुश? उसको हवा देते हुए देख कर ही पल में बोला था। हाँ, मगर थोड़ा। वो खुश हुई थी। अच्छा, तो पूरी कब होगी? जब आप बताएंगे कि क्या सरप्राइज है। वो घूमकर फिर उधर ही आ गई थी। काल दिल चाह के अपना सर कहीं दे मारे। हा हा हा। उसकी हालत देखते वो खुलकर हंसी थी। लाला, बाबा साईं वापस नहीं आएंगे? यारम के सीने से लगी वो नींद की वादी में जाती एक बार फिर बोले थी। नहीं, मैं मामा को जाकर सब बताऊंगी। नहीं माम, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। माँ साईं को कुछ भी नहीं बताना। मगर तब तक वो गहरी नींद में जा चुके थे। ये तो सर पर सवार कालेगी इस वाक्य को। वो काफी फिक्रमंद हुआ था। हाँ, इतना तो होगा ही। अभी उसको उसके रूम में ले जाना और रात में ही उसके साथ ही होगा। अभी दादी या फिर माँ साईं की कुछ न बताना, सुबह ही बताएंगे। माम के माथे पर हाथ रखते हुए कहा था। ठीक है, उसने यकलफ्ती जवाब दिया। एक नजर जारम को देखते वो आगे मुड़ गया था। बाबा, बाबा, मैं सरप्राइज दूंगी मामा और दादी को, आप लोग पहले ना बताना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरी बेटी जो कहेगी वही होगा। उन्हें मुस्कुराकर कहा था। आज तो मुस्कुराहट उनके चेहरे से जा नहीं रहे थे। वो लोग जैसे ही अंदर डाले होते लॉन्च में कोई भी नहीं था। मामा, अब मैं आ गई हूँ ना, देखिए जरा। पालमन के सामने आती वो जल्दी से बोलती। उसका रोना कहाँ कबूल था उसे। वो कहीं पाल उसका हाथ पकड़ते रोती रही थी और फिर यकदम उसके सीने में बीच गया था। मेरी बच्ची, मेरी जान, तुम कैसे आ गई? तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मामा, और लाला और बाबा के साथ आई हूँ। अब मैं आपके पास ही रहूंगी। उसके सीने से लगते हुए बोले थी। इतने अरसे बाद माँ की आगोश में से सुकून मिल रहा था। हम भी इधर ही हैं। पीछे खड़े साल ने उसे जब इग्नोर होता बर्दाश्त ना हुआ तो वो दांत पीस कर बोला। आजो मेरा बेटा। उन्होंने दूसरा बाजू खोला था। वो भी उनके पास ही बैठते उसके कंधे पर सर रख चुका था। वह मजबूत मर्द माँ के आगोश में बच्चा ही बन जाता था। वो अब दोनों के बालों को बार बार चुमती रोए जा रहे थे। हमारी जगह तो कहीं है ही नहीं। सच कहते हैं, बच्चों के आगे शोर तो कहीं पीछे ही रह जाता है। दिलावर ही उनके सामने बैठते मसनूई आप बढ़ते हुए बोलते। असल में तो जैसे पूरे वजूद में सुकून दौड़ गया था। मामा, वो साहिल काल नहीं उठा रहा। वो जो जल्दी में अंदर दाखिल होते बोली थी। अंदर का मंजर देखकर जुबान लड़खड़ाई थी उसके। वहीं इन चारों की नजर भी दरवाजे की तरफ गई थी। दिव्या ने हैरत से दरवाजे में खड़ी लड़की को देखा था। देखो जरा, ये दोनों ही सरप्राइज होगी। हालांकि ये सरप्राइज सिर्फ अफाफ के लिए था। मामा, ये कौन है? उसने इलाव की तरफ इशारा करते नासमझी से पूछा था। साहिल ने आगे बढ़कर उसको अपने बाजू के हाथ में लेते अब अफाफ की तरफ आया था। तुम खुद पहचान लो। मैं कैसे पहचानूं? लाला, अब बता भी दें। उसकी नीली आंखों से आंखें चुराते हुए बोलते। दिल में जो आया था वो तो ये नहीं हो सकती। ये, उसने इलाफ की तरफ देखा। ये इलाफ है। मोहब्बत पर लहजे में उसने कहते जैसे बम फोड़ा था उसके सर पर। इलाफ? वो हैरत व बेयकीनी से चीखी थी। मगर इलाफ तो नहीं, मेरा मतलब ये मतलब इलाफ तो वो कुछ बोलना चाहती मगर कुछ बोल नहीं पा रहे थे। अभी इतना जान लो कि ये हमारी बहन इलाफ है। बाकी कहानी बहुत पड़ी है, फिर सुनाएंगे। अब ये बात सुंदर बेगम बोले थे। इलाफ ने आगे बढ़ते हुए उसे गले से लगाया था। उसकी आंखें नम हो गई थी। उसकी बहन उसे पहचान ना पाई। हालांकि बाकी किसी ने भी उसे दोबारा नहीं पूछा था। वो तो उसे उसकी खुशबू इसके एहसास से पहचान गए थे, मगर शायद वो पहचाना ही नहीं चाह रहे थे। सुबह की रोशनी चार सूल फैल गए थे। लाल हवेली में इस वक्त नाश्ते की तैयारी चल रही थी। डाइनिंग हॉल में सुंदर बेगम मुलाजमों को हदायत दे रही थी, जबकि सोफे पर दिलावर ही बैठे अखबार पढ़ रहे थे। आज बरसों बाद उनके चेहरे पर सुकून था, जबकि सुंदर बेगम के तो पांव जमीन पर नहीं लग रहे थे। रात को खाने पर दिलावर ही पूरे किस्से का खलासा सब कुछ सुना चुके थे। अस्सलाम वालेकुम। उसने डाइनिंग रूम में आते हुए बारी गंभीर आवाज में सलाम किया था। वालेकुम सलाम। दिलावर ही अपने हुबरू जवान बेटे को देखते हुए बोले थे। ये इलाफ और अफाफ नहीं उठी? उसने दिलावर ही से पूछा था। नहीं, आ ही रही होगी। अस्सलाम वालेकुम। वो काफी ऊंची आवाज में बोलती। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जब भी इलाफ ही नीचे आई थी। बेटा, आज ना जाती, अफाफ आई है। तुम इतने दिनों से नहीं गई, एक छुट्टी आज भी खा लेती है। इन दोनों का बारी बारी माथा चुमती इलाफ से बोलते। अरे माँ जी, भोपाल में उठकर उन तक आया था। मैंने ही इलाफ को कहा था जाए, आज बहुत ही जरूरी केस का फैसला है। ना गई तो फैसला दूसरे के हक में हो जाएगा, या फिर डेट मिल जानी है नेक्स्ट। और अफाफ अब इधर ही रहेगी ना? उन्हें पुचकारता हुआ बोला था। अरे बेटा, ऐसे नहीं बोलते। बेशक वो हमारी बेटी है, चांस ही, मगर बेटियां तो अपने घरों में अच्छी लगती है ना। और अब तो
मैं चाहती हूँ कि अपने तीनों बच्चों की शादी बड़ी धूमधाम से करो कि एक दुनिया देखे। बाबा साईं, अभी तो मैं आई हूँ और मामा वापस भेजना चाहती हैं। अरे बेगम, क्यों बच्ची को तंग कर रही हो? इतने अरसे बाद तो हम एक साथ हुए हैं, अब जाने की बातें क्यों करती हैं? हाँ, बस आप आ गई हैं ना दोनों, अब इनके आगे कोई नजर ही कब आएगा। आ जाओ तुम भी। उन्हें दूर खड़ी इलाफ से कहा था। जब से वो आई थी एक दफा भी उन्होंने उसकी सही से बात नहीं की थी। हाँ, तो बेटियां हैं ना मेरी, और मुझे उनसे प्यारा कोई हो ही नहीं सकता। उठे नाश्ते के लिए, इलाफ को जाना भी है। किचन की तरफ बढ़ती आपके वो कुछ साथी से बोलते, बाबा आज नहीं जाना। मुतलावल ही को तेती मुंह बनाते हुए बोलती, नहीं मेरा बच्चा, काम जो शुरू किया है उसको खत्म भी तो करना है ना। वो सर हाँ में हिलाती हुई दूर हुई थी उनसे। एक नजर अफाफ को देखा था जो काफी देर से खामोशी से सुन रही थी। स्माइल पास करती वो उठ गए थे। वो 3 ब्लैक लैंड क्रोज आकर छोटी हवेली के सामने रुके थे। मैं बस कुछ देर में आती हूँ। जी मैम साहब, आपको किससे मिलना है? कौन है फमीदा? उनके बाकी के अल्फाज मुंह में ही रह गए थे। दरवाजे पर इलाफ हील को देखकर उन्हें यकीन आया कि वह इलाफ थी। समा ने एक एक बात आदिया बेगम को बता दी थी और पहले की तरह आपकी फोटो भी दिखाए। वह पल में पहचान गई थी। इलाफ बच्ची आप? वह बामुश्किल बोल थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम इलाफ? ओ खुदाया, मेरी बहू, मेरी बेटी, तुम खड़ी क्यों हो? आओ बैठो ना। आंटी, मैं जल्दी में ना होती तो जरूर बैठती। 9 बजे तक कोर्ट पहुंचना है और शायद जाने में भी वक्त लगता है। अच्छा? वो कुछ अफसुदा सी थी, मगर फिर जल्दी आऊंगी दोबारा। जी जरूर, वो मुस्कुराते हुए बोली थी। अच्छा चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम जाओ। वो बिल्कुल सामने वाला रूम है सामान का। उसके माथे को चूमते वो मोहब्बत से बोलती, जी। वो जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ती, हल्के से दरवाजा नॉक किया और दरवाजा खोला था। सबसे होती हुई नजर सामने किंग साइज बेड पर गए थे, जहाँ पर वो दुनिया जहाँ से बेहबस सोया हुआ था। वो हुश पड़ते लब तड़ करती उसकी तरफ बढ़ी और कई पल उसको देखती रहे। वो उसके पास ही जगह बनाते हुए बेड पर बैठ के थी। एक पल को तो नजरें उससे नहीं हटी थी और दीवानी सी उस शख्स की। वो खुद को बिल्कुल भी अधूरा समझती थी उसके बगैर। हाँ, हाथ आगे बढ़ाते उसके माथे से बाल पीछे किए थे जब भी वो पल में आंखें खोल गया था। कब से इंतजार करता, इतनी मुश्किल से रात गुजारी और सुबह आई हो और अब तुम लेट आई हो। आप जाग रहे थे, बस मुझे तंग करना था ना। तंग कब किया जाना, मैं तो बस चाहता हूँ तुम मेरे पास आकर बैठो। बेताब नजरें उसके चेहरे का तवाफ करती। वो पूरी रात करवटें बदलता रहा मगर वक्त था कि गुजर नहीं रहा था और अब कितनी देर बाद सुबह हुई थी। वो तो उसे उसकी आहट से पहचान चाहता था। अच्छा जमान, मैं बस आपको देखने आई थी, मुझे लेट हो रही है। क्या? वो एकदम उठ बैठा था। जाने की बात कर रही हो? अभी तो कहीं नहीं जाने दूंगा। मैंने इतनी मुश्किल से रात काटी और फिर 2 पल भी नहीं बैठ रही। सामान आप समझ नहीं थे। मैं सब समझ रहा हूँ जाना। आप तो तबीयत सही है ना? दर्द तो नहीं है ना? वो फिक्रमंदी से बोल रही थी। उसके चेहरे को देखते हुए कहा, याद आ क्या? वो कुछ हफा हुआ था। याद था, मगर क्या? वो कुछ और करीब हुआ था उसके। वो वो गलाल पड़ता चेहरा झुका गया थी। सामान के सांसों की तपश उसका चेहरा झुलसा रहे थे। मुझे तुम बहुत याद आती थी। मैं हर वक्त तुम्हें इस कमरे में देखना था और फिर एक वक्त आया कि मुझे इस कमरे से वहशत होने लगी। मैं यहाँ नहीं रह पाता। मैंने खुद बस हवाबों में ख्यालों में तुम्हें इधर देखा और आज हकीकत में देखा मुझे यकीन नहीं हो रहा। उसका चेहरे पर बाप अपनी मोहब्बत के लम्स छोड़ते बेताबी से बोला था। उसकी एकदम इतनी कुर्बत पर वो बुखला सी गई थी, पूरा चेहरा लाल हो गया था। जमान प्लीज, उसने कांधे पर हाथ रखते उसे दूर करना चाहा। जाना प्लीज, वो भी उसी के लहजे में बोला था। उसके लबों के पास ही शिद्दत से अपने लब रखे। तुमने मुझे माफ कर दिया है ना? उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में बड़ा था। कर दिया था ना माफ। अब आप भी प्लीज पिछली सब बातों को भूल जाए। मैं भी कोशिश करती हूँ। बार बार बोलेंगे तो हम कभी नहीं बढ़ेंगे। वो दोनों हैरत से सामने खड़ी माहम को देख रही थी। जी माँ साईं, ये माहम ही है, वो नरम लहजे में बोला था। मेरी बच्ची। मोरे ने भी उसका माथा चुमा था। मगर कैसे? वो तो और ये तुम्हें क्या? तुम्हारा माथा? खुदारा मुझे कुछ बताओ। वो जहाँ खुश थी वहीं पर काफी हैरान भी थे। आप बैठे, मैं बताता हूँ। और फिर वो शुरू से लेकर आहट तक सारी बड़ी बड़ी बातें बताता गया। वो मुंह पर हाथ रख के उन्हें सिसकियां रोकने की कोशिश की थी। अब किधर हैं? वो बामुश्किल बोली। मैं नहीं जानता, ना जानना चाहता हूँ और ना चाहता हूँ कि आप में से कोई ये जानने की कोशिश करे। मगर वो कुछ बोलना चाहता। बस अम्मा, माहम की तबीयत पहले ही खराब है और आप प्लीज अब इस टॉपिक को बंद करें और आज की बात उस पर कोई भी बात ना हो। मानता हूँ मुश्किल है मगर नामुमकिन है। जो शख्स बेटी को दाव पर लगा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। अब वो साहिल वो क्या करेगा?
وہ ساحل ہل کا اور حشمت ہل کا معاملہ وہ دونوں جانے، لہذا ہونٹ سرد تھا، رگے تن گئے تھے۔ اور تم دونوں کے نکاح؟ بیا میرے نکاح میں ہے، میری بیوی ہے اور وہ یہیں آئے گی آپ کی بہو اور میری بیوی بن کر۔ باقی رہ گئی بات ساحل ہل، اسے ساحل کا نام لیتے ہوئے دانت پیستے ہوئے کہا تھا جیسے اس کے نیچے ہو۔ ساحل اور ماہم کے نکاح کی تو ماہم جو فیصلہ کرے گی ہمیں قبول ہوگا، اگر وہ رہنا چاہے تو ٹھیک، ورنہ رشتہ ختم کروا دیں گے۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولا تھا، وہ چہرہ جھکا گئی تھی، ایک پل کو دل زور سے دھڑکا تھا، چہرہ لال ہو گیا تھا۔ کچھ دن رک جائیں، اس کے بعد مجھے بیا یہاں پر چاہیے۔ اب آپ کی مرضی کی باقاعدہ شادی کرنا چاہتی ہیں کہ بس رخصتی ہی؟ اور ہاں، حشمت دل کا غم کوئی نہ پالے، اسے وہ کبھی واپس نہیں آ پائیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو میں یہاں نہیں رکوں گا، سرد لہجے میں کہتے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، مگر انہوں نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ جا چکا تھا۔ زمان کو معاف کر چکی ہو؟ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ لوگ کورٹ کے باہر کھڑے تھے، فیصلہ ان کے حق میں ہوا تھا اور ماں ساندادا کو 12 سال عمر قید ہو گئی تھی۔ وہ تو چاہتے تھے کہ پھانسی ہو، مگر وہ کافی جانا مانا سیاستدان تھا، جب بھی سزائے موت نہ ہو پائے۔ ہاں، اس نے ایک یک لفظی جواب دیا تھا۔ اس نے ہنکوڑا بھرا، اندر کہیں ٹیس سی اٹھی تھی۔ تو یہ جاب ہی چھوڑ دو گی؟ یہ جاب کیوں چھوڑوں گی؟ وہ حیرت زدہ ہوئی تھی، اس کے لیے سب کچھ تو چھوڑ دیا، وہ نہ جانے شکوہ کر رہا تھا یا نہیں، اس کا لہجہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں جاب نہیں چھوڑوں گی، اور مجھے، وہ بے اختیار بولا، میرا مطلب مجھے بھول جاؤ گی نا؟ وہ کچھ پل سے دیتی رہتی، تو میرے اچھے دوست اور ہمیشہ رہو گے، اسے دیتی ہوئی بولتی، دل میں کہیں گلٹ پیدا ہوا تھا، جبکہ وہ مسکرا بھی نہیں پا رہا تھا، وہ تو بس اسے دیکھنے جا رہا تھا جو دن بہ دن دور ہوتی جا رہی تھی۔ خیر، پاس تو پہلے بھی نہیں تھے۔ یہ منظر ایک سیاہ تاریک سرنگ کا تھا جہاں پر گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ برباد کر دوں گا، وہ زریلا بڑبڑا تھا، بال سارے ماتھے پر گرے ہوئے تھے۔ برباد کرنے کے لیے تو پہلے تم آباد ہو جاؤ سائیں۔ یہ میرا اور میرے خاندان کا مجرم ضرور ہے، مگر اس کی وجہ سے کسی کا خون نہیں ہوا، میرے اپنوں میں سے، جس کے بدلے میں خون کے بدلے خون لے پاؤں۔ وہ اپنے سامنے کھڑے وجود سے مخاطب تھا۔ تم معاف کر رہے ہو اسے؟ دوسرا وجود حیرت زدہ سے بولا تھا۔ معاف؟ ہا ہا ہا، وہ ہنسا تھا، کیا لگاتے۔ معاف، اور اس شخص کو جس پر ابھی بھی میں احسان کرتے کھول دوں تو یہ میرے گلے تک آ پہنچے۔ وہ تو پھر یہ کہ اس کو ایسے ہی رہنے دو کچھ عرصے تک، جب تک مر نہ جائے۔ وہ بارش سرد آواز میں ایک پل کو رکے، تو مار کر ادھر ہی چھوڑ دینا، جنگلی جانوروں کا کھانا بن جائے گا۔ ویسے بھی فرعون کو زمین یا پھر سمندر قبول نہیں کرتے۔ اور پھر وہ کچھ زیادہ ہی سخت لہجے میں بولا تھا، سائیں کچھ عرصے بعد ملاقات ہوگی۔ حشمت دل آنکھوں میں وحشت لیے اس کو دیتے نہ جانے منہ میں کیا بڑبڑاتا جا رہا تھا۔ مکافات تو اٹل ہے نا سائیں، اب نہ جانے کون سی حواش فہمیوں کے جھولے میں جھول رہے ہیں۔ اب دیکھ لیا نا، بیٹھو اب آرام کرو، خدا کو یاد کرو جب تک وقت ہے۔ اور دوسرا نفوس ان کے پاس دیتے ہوئے بیٹھتے سرد لہجے میں بولا تھا۔ 3 مہینے بعد آج پورے گاؤں کی تینوں حویلیوں کو دلہن کی طرح سجایا ہوا تھا۔ آج میر اور علی، ساحل اور ماہم، زمان اور الاف کی مہندی کی رسم ادا کی جا رہی تھی۔ فنکشن کمبائنڈ رکھا گیا تھا، بڑی حویلی میں بھی مہندی تھی۔ گاؤں کی عورتیں سامنے سٹیج کی طرف دیکھتی، اشارہ کرتی، اپنی اپنی رائے دے رہی تھی ان تینوں جوڑیوں کے بارے میں۔ کسی کی آنکھوں میں ستائش تھی، حسرت تھی، محبت تھی، تو کسی کی آنکھوں میں دکھ تھا، کھو دینے کا دکھ۔ آل ارتھ ہر طرح کے لوگ وہاں پر موجود تھے۔ وہاں پر 3 سٹیج بنائے گئے تھے جن کو پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ پہلے سٹیج پر میر علی بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ ہی بیا گلابی چہرے کے ساتھ ہی بابر ادھر ادھر دیکھے تھے۔ وہ خود پر بابا نظروں کی تپش محسوس کرتی نروس ہوتی، وہ ٹکٹکی باندھے بس اس لڑکی کو دیکھے جا رہا تھا جس کے لیے وہ پورے 3 ماہ تڑپا تھا۔ یہ تو وہی جانتا تھا کہ اس نے یہ وقت کیسے گزارا۔ راتوں کو پہلے تو سو نہیں پاتا تھا، جو اگر ذرا آنکھ لگ جاتی تو کچھ وقت بعد جاگ جاتا۔ مجھے یوں مت دیکھے میر، وہ چبا چبا کر بولتی سامنے دیکھتے ہوئے۔ میر کی سوجا لاکڑ ہی اتنی حسین رہی ہے اور کچھ دیکھا نہیں جا رہا، آنکھیں سیراب نہیں ہو رہی، تشنی بڑھتی جا رہی ہے۔ کچھ اس کے کان کے پاس جھکتے وہ بوجھل گمبھیر آواز میں بولا تھا۔ ماہم نے پہلے تو انکار کر دیا شادی سے، مگر پھر سندس بیگم کے سمجھانے پر مان گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ساحل ہی کی مانگ ہے، ایسے نہیں تو کیسے بھی اسی سے شادی ہونی تھی، اور پھر وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بیٹی پر طلاق کا دبا لگے۔ ملائکہ اب خاموش ہو گئی تھی، وہ جان گئی تھی کہ وہ میر کو کبھی نہیں پا سکتی، مگر دل سے نکالنے میں وہ کامیاب نہیں ہو پائے تھے۔ اور فرحاد، اسے جب پتا چلا کہ ماہم زندہ ہے، حشمت ہل کے بارے میں پتا چلا، تو وہ سکتے میں چلے گئے تھے۔ یارم اب خاموش رہنے لگا تھا اس تمام عرصے میں، اور کچھ بھی تو وہ اپنے دل کو اتنا تو سمجھا ہی پایا تھا کہ اس کی نہیں تھے۔ سارم کا بھی وہی حال تھا، وہ بس کو دیکھ کر اسے 2 پل بات کر کے خوش ہو جاتا تھا، مگر اسے زمان کے ساتھ دیکھ کر دل کرتا ضرور تھا۔ دوسرے سٹیج پر وائٹ کاٹن کی شلوار قمیض پہنے پہلو میں بیٹھی ماہم پر بھی ڈال لیتا تھا۔ لوگوں کو دیکھتے دیکھتے ہلکے پھلکے میک اپ میں اب وہ لب کاٹتی بابا جبرن مسکرا رہی تھی، جس کو دیکھ کر مسکراتا۔ ساحل بالکل اس کے پاس بیٹھا تھا، اس کا کاندھا ماہم کے کاندھے سے ملتا بار بار۔ وہ جان بوجھ کر اس کو تنگ کرتا۔ ان 3 مہینوں میں تو وہ بھی جان
جی بڑھ کر ہوا ہوا تھا اس سے بات کرنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے، مگر دیکھ ایک بار بھی نہیں پایا تھا۔ ساحل پلیز آپ دور ہوں، لوگ بار بار ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں کو دیتی منت کرتے ہوئے بولتی ہے۔ ساحل نے چونک اس کو دیکھا تھا، وہ اتنی دیر میں پہلی بار بولی تھی، یہ مہندی شاندی ویسے ہی ہو رہی ہے، ورنہ تم تو رخصت بھی ہو چکی تھی میرے ساتھ۔ ماہم نے نظر اٹھاتے ہوئے کہا تھا، وہیں وہ اس کی بری آنکھوں میں مچلتے جذبات دیکھ کر آنکھیں جھکا گئے تھے۔ تیسرے صوبے پر ورش واقعی پہنے، بازو کو کونے تک فولڈ کیے ہوئے، اس کے ساتھ ہی وہ پنک لہنگے کے اوپر سلیو لیس چنری لیے بیزار سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے جانا، کچھ مسئلہ ہے کیا؟ جی بس بہت تھک گئی ہوں، اتنا ٹائم ہو گیا ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہوئے۔ اچھا تو چلو نیچے اترتے ہیں۔ وہ پال میں اٹھنے کو تیار ہوا تھا۔ ارے نہیں، وہ دیکھیں سامنے، اسے روتے ہوئے سے سامنے اشارہ کیا تھا جہاں پر سندس بیگم کسی عورت سے بات کرتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ رہی ہیں اور مجھے وارن کر چکے کہ ٹک کر بیٹھنا اسٹیج پر۔ ہاں ہاں ہاں، وہ ہنسا تھا۔ اتنا تنگ کرتی ہو انہیں؟ ہاں نا، آپ مجھے تنگ کرتے ہیں اور میں ان کو، وہ ناک چڑھاتے ہوئے بولی تھی۔ ایک بار پھر قدرے اونچا ہنسا تھا۔